हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग समय न गंवाते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमने कई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हैं। और जो संभावना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चूँकि टॉपिक्स हैं, उनकी न्यूज़ेज़ में रहे हैं या उनकी साइट से मैंने ये टॉपिक्स लिए हैं, तो इस वजह से इसकी संभावना है कि आपके ये काम आएँगे। और इसकी परीक्षाओं में यूपी पीसीएस या उनके उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी परीक्षाएँ होंगी, उनमें आपके लिए जो है इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज़, एक-एक टॉपिक पर। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है अपना उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में 10 डेज बैगलेस डे एवं मस्ती की पाठशाला, ये टॉपिक है। दरअसल हुआ क्या था कि अभी जो एनईपी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसको फॉलो अप करते हुए वहाँ पर जो बच्चों के लिए कुछ डेज़ जो है बैगलेस डेज़ के रूप में घोषित किया और अब उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो यूपी गवर्नमेंट ने घोषित किया है कि भाई 10 डेज़ बैगलेस डेज़ हैं, वो किसके लिए हैं, किस स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हैं, उनमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, ये सब पर जो है से प्रश्न बनने की संभावना है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट का जो है हमने एक यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक यहाँ पर दिया है आपको। इसमें प्रॉपर दिया हुआ है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 10 डेज है बैगलेस डेज के रूप में होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए बच्चे जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे इसमें हैंडक्राफ्ट वाला एक्टिविटी चल रही है। इसके बाद इसमें विद द लोकल गोबर कलेक्टर का कहाँ कि गोबर कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसके कैसे इक्विपमेंट्स हैं, क्या हैं, उनके बारे में ये कुल मिलाकर के जो भी एक्टिविटीज़ हैं बच्चे उनसे इन्वॉल्व होंगे अब धीरे-धीरे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं पहले आखिर इनका उद्देश्य क्या है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो हम देखेंगे। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में किताबी शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक एवं अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है पहला इसका। इसके साथ में ही अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना तथा लर्निंग बाय डूइंग को प्रोत्साहित करना। अगला है कि एनईपी 2020 की जो अनुशंसा है उसके अकॉर्डिंग अनुभवात्मक शिक्षा प्रणाली एवं गतिविधियों पर आधारित शिक्षा की अवधारणा को प्रमोट करना या उससे जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये उसके उद्देश्य हैं। अब इससे रिलेटेड कौन से फैक्ट्स हैं जिनसे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जो 10 डेज बैगलेस डेज के रूप में होंगे, 10 बैगलेस डेज के रूप में, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न जो हमसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में, वो ये होगा कि भाई कौन सी कक्षाओं के हैं, तो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि भाई किन कक्षाओं के लिए प्रोग्राम है, तो 6 to 8 के बच्चों के लिए है। इसके लिए साथ में ध्यान रखिएगा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 10 डेज बैगलेस डे आयोजित किए जाएंगे। याद रखिएगा कितने डेज होंगे, 10 डेज। ऐसा नहीं कि अब हमेशा ही बैगलेस आएंगे, वहाँ पर स्मार्ट एजुकेशन है, स्मार्ट क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में, याद रखिएगा पूरे वर्ष नहीं, हर एक शैक्षणिक सत्र में जो सेशन होते हैं, शैक्षणिक सत्र होंगे, उनमें
प्रत्येक सत्र में, प्रत्येक महीने में भी नहीं, या ये डाटा आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 10 डेज जो हैं वो बैगलेस डेज के रूप में आयोजित किए जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। आयोजित किए जाएंगे। अब कह रहे हैं कि इन दिनों विद्यार्थी सामान्य किताब कॉपी आधारित पढ़ाई के बजाय विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों में भाग लेंगे। साथ में ये भी कह दिया कि विद्यार्थी अब विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों में भाग लेंगे। अब इसके अंदर गतिविधियां की जब चर्चा की तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं वो भी हम देख लेते हैं। गतिविधियां कौन कौन सी हैं? गतिविधियां हमारी खेल कूद होगा, जिसमें शारीरिक विकास एवं टीम वर्क के रूप में होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट वाली गतिविधियां कराई जाएंगी, इसमें रचनात्मक एवं स्किल डेवलपमेंट होगा बच्चों का। साथ ही साथ वाद विवाद होगा, कंपटीशन जो डिबेट्स होंगी बच्चों स्कूल में ही, इसमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में बढ़ेगी, एक्सप्रेशन की कैपेसिटी उसमें बढ़ेगी। इसके साथ साथ में ही जो लोकल लेवल पर जो स्कूलों के इर्द गिर्द के जो कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनको भी उनसे भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिससे वो लोग अपने जो लोकल उनका नॉलेज है किसी स्किल रेफरेंस के संबंध में, तो वो उस पारंपरिक कौशल की समझ बच्चों में इसके माध्यम से विकसित होगी। इसके साथ साथ में ही एक और गतिविधि है, कई वैसे और गतिविधियां हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करना, इससे बच्चों के अंदर इतिहास बोध होगा, जानेंगे कि हमारा इतिहास कैसा है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही वो कैसी रही, हम जानेंगे हमारी विरासत का जो प्रत्यक्ष अनुभव कैसा है कि आज चूँकि सबसे मजबूत जो चीज़ होती है जिसको बोलते हैं आप जनरेशनल वेल्थ, तो ये आपकी कल्चर है, ये जनरेशनल वेल्थ है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास जिनका उदय ही एक तरीके से बाद में हुआ, बहुत सी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनका उदय बाद में हुआ, तो वहाँ पर उनकी जनरेशनल वेल्थ वो नहीं है भाई, उनके पास नहीं है दिखाने के लिए। अभी चाइना की, इंडिया की जो है पता लगा 4000 साल 5000 वर्ष पुराना इतिहास मिल रहा है, लेकिन बहुत से देश हैं उनका पता लगा 1000 वर्ष है, 2000 वर्ष है, 1500 वर्ष है, 500 वर्ष है, 200 वर्ष पुराना इतिहास है। तो कुल मिलाकर के ये भारत के लिए एक अच्छी बात है, जो बच्चे जानेंगे कि हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत कैसी रही है। इसी के रेफरेंस में बहुत शानदार यहाँ पर आपको जो है पूरा बताया गया है कि 10 डेज जो होंगे बिना बैग के, इसमें 15 तरह की जो है एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स करेंगे। इसमें पूरी एक्टिविटीज़ हैं कि एजुकेशनल टूर और फील्ड पे बच्चे क्या करेंगे, ये इसमें दिया है कि भाई म्यूजियम प्राचीन स्मारक को देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जाएंगे, मल्टी आर्ट आएंगे, खेत तेरी फार्म है, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी है, आईटी पॉलिटेक्निक्स जाएंगे, कंस्ट्रक्शन साइट जाएंगे, इस तरीके से चीज़ें। ऐसे ही है नेचुरल एक्सप्लोरेशन में वो क्या करेंगे, नेशनल पार्क का विजिट कराया जाएगा बच्चों को, बर्ड वॉचिंग होगा, हाइकिंग होगा, माउंटेन बाइकिंग होगी। आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या होगा, इसी तरीके से और भी जो है यहाँ पर चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक इन्फॉर्मेशंस हैं आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। अब इसी के साथ में ही हम देखेंगे कि इसमें मस्ती की पाठशाला, इसमें इन्होंने टर्म दे दिया कि भाई बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही की लैंग्वेज चाहिए उसके लिए, तो उसका टर्म दे दिया कि मस्ती की पाठशाला। यहाँ पर मस्ती की पाठशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें क्या होगा, एवरी सैटरडे उसमें क्या होगा, मस्ती की पाठशाला होगी, जिसमें रचनात्मक कार्य होंगे, व्यवहारिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य यह है कि शनिवार की शिक्षा को अधिक गतिविधि आधारित, मनोरंजक और अनुभवात्मक बनाना है। यानी जो शनिवार को ये एक्स्ट्रा करिकुलम होगा या एक्स्ट्रा जो चीज़ें दी जाएंगी बच्चों को, उससे बच्चों के अंदर जो है अधिक जो है अनुभवात्मक कैपेसिटी डेवलप हो, और जो है उनका एंटरटेनमेंट भी हो सके, पढ़ाई बोझ न लगे बच्चों को, क्योंकि दिक्कत यही होती है, जब पढ़ाई बच्चों को बोझ नहीं लगने लगती है तो बच्चे फिर भागने लगते हैं। ये आपका मस्ती की पाठशाला सा एक रिलेटेड बच्चों का दिया हुआ है
कि बच्चे कैसे एंजॉय करेंगे, ये सब चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पर एनईपी के संदर्भ में हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम की क्लास है तो जो है ये जानना भी जरूरी है। एनईपी के संदर्भ में ये कहता है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, जिसमें अनुभवात्मक शिक्षा होगी, सिर्फ ज्ञान में जो है ज्ञान और कौशल दोनों होगा, कक्षा तक सीमित शिक्षा, स्थानीय परिवेश से सीखना, और रटने की प्रवृत्ति, लर्निंग बाय डूइंग। तो रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह पर लर्निंग बाय डूइंग होगा। और पुस्तक आधारित ज्ञान की जगह अनुभवात्मक शिक्षा होगी, सिर्फ ज्ञान की जगह ज्ञान तो होगा ही, साथ साथ स्किल भी होना चाहिए। ये जो है इसमें नई शिक्षा प्रणाली में चेंज है। अब यहाँ नई शिक्षा प्रणाली से जुड़े यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनमें देखिए जो हमारा 7th पॉइंट है बैगलेस डेज। ये जो बैगलेस डेज है, ये पॉइंट बैगलेस डेज जो है, इसी के बेस पर ये जो 10 बैगलेस डेज यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, ये एनईपी का ही फॉलोअप है। ठीक है, तो इसके संबंध में लास्ट में यहाँ पर जो फैक्ट दिए हुए हैं, जिस पर हमने विशेष रूप से ऊपर चर्चा की है, वो कंप्रहेंसिव फैक्ट है एक जगह पर कि किस स्टेट ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया। लक्षित कक्षाएं कब होंगी, 6 to 10 होगी। डेज कितने होंगे, 10 डेज होंगे। मस्ती की पाठशाला कब आयोजित की जाएगी, किस दिन, हो सकता है प्रश्न पूछ ले, तो सैटरडे को होगी। इसका बेस क्या है, जो एनईपी 2020 है इसका बेस, और मुख्य अवधारणा इसकी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि भी अनुभवात्मक गतिविधियां बच्चों को के आधार पर शिक्षा दी जाए। मुख्य लक्ष्य क्या है, बस्ते के बोझ को कम करना, कौशल विकास करना, रचनात्मकता डेवलप करना, स्थानीय ज्ञान रखना और समग्र व्यक्तित्व विकास। इसकी बात भी हमारी एनईपी 2020 में की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एनईपी है उसका फॉलोअप करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो 10 डेज बैगलेस डेज हैं उनको लागू किया अपने यहाँ। अब हम एक और खबर के साथ में आपसे जुड़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो भी अभी हाल ही में न्यूज़ में रही, उद्घाटन भी उसका किया गया, क्योंकि ऐसी खबरें बहुत इम्पोर्टेंट है कि गोमूत्र डेयरी मॉडल, इस मॉडल पर हम विशेष रूप से आपसे बात करेंगे। तो इस मॉडल में क्या है देखते हैं पहले कि गोमूत्र प्रोक्योरमेंट के माध्यम से इसमें होगा, कैसे गोमूत्र का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। वहाँ पर गोमूत्र इकट्ठा किया जाएगा, उसके जो है फैक्ट्रीज बनेंगी एक तरीके से, जो उसको प्रोसेस करके प्रोडक्टिव फॉर्म में लाएंगी। तो इसको देखते हैं हम, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया गया है, स्थान है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। स्याना तहसील है बुलंदशहर में, उसका नरसैना गांव है में एफपीओ जो होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कृषक उत्पादक संघ, उनके माध्यम से ये स्टार्ट किया गया है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों, इनको आप याद रखेंगे। स्थान कहाँ है, बुलंदशहर, जगह तहसील है स्याना, और गांव आपका बहुत इंपॉर्टेंट नरसैना गांव। ये जो है डाटा आप ज़रूर याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। उद्देश्य क्या है, एक तो गो संरक्षण, दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तीसरा महिला सशक्तिकरण, प्लस जैविक कृषि को जोड़ना। राज्य स्तर पर मॉडल विस्तार की तैयारी है। अगर ये यहाँ पर सक्सेस हो जाता है तो इसके पूरे राज्य में इसको लागू करने की जो है तैयारी है। तो इस मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। गोमूत्र संग्रहण मॉडल में क्या होगा, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत पायलट से, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, इससे पास के 15 विलेज जो है
जुड़े हैं। इसके इसमें क्या है, डेयरी की तर्ज पर, जैसे डेयरी होती हैं दुग्ध वाली, वैसे ही गोमूत्र संग्रहण केंद्र बनेंगे। यानी आप अपने जो भी गायों का मूत्र है उसको ले आइए, जैसे डेयरी पर दूध पहुंचाया जाता है वहाँ पर उसको कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद प्रत्येक केंद्र, जितने भी केंद्र होंगे, प्रत्येक केंद्र में लगभग 200 लीटर क्षमता वाले टैंक होंगे। उसमें टैंक कितने होंगे, जिनकी क्षमता होगी 200 लीटर। वर्तमान संग्रहण लगभग 500 लीटर प्रतिदिन का एक टारगेट है, उसके हिसाब से किया जा रहा है। खरीद मूल्य क्या होगा इनके, कितने पर मिलेगा कि 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से गोमूत्र खरीदा जाएगा। अभी भविष्य में 20 लीटर तक बढ़ाने का इसका प्रयास किया जाएगा, जिससे ये और बढ़ सके। तो इसको जो है अभी 10 रुपये लीटर के हिसाब से गोमूत्र का यहाँ पर खरीदा जाएगा। अब यहाँ पर इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो इससे डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा महिला सशक्तिकरण। भाई जो घर गांवों में आप देखते होंगे, ग्रामीण परिवेश से जुड़े होंगे, तो महिलाओं के लिए जो ये काम रहता है बेसिकली, भाई पुरुष करते ही हैं, लेकिन उसमें महिलाओं की भी ज़्यादा सहभागिता रहती है कि वो जो है गोबर कलेक्ट करना, जानवरों के पास सफाई करना, या अब तो गोमूत्र कलेक्शन होगा। जो भाई पुरुष अगर बाहर चला जाएगा तो महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, भाई गोमूत्र का कलेक्शन करना है, क्योंकि वो 10 रुपये लीटर बिकता है, उसको सेल कर देना है। तो ये इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगी। लगभग 300 महिलाएं इस पहल से अभी जुड़ी हुई हैं। संग्रहण में सहयोग करने वाली महिलाओं को 2 लीटर कमीशन, यानी अगर जो महिलाएं संग्रहण में इसमें सहयोग करेंगी तो उनको 2 लीटर जो गोमूत्र है उसकी छूट होगी या कमीशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उनको 20 रुपये फ्री के मिल जाएंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं के रेफरेंस में देखा जाए तो ग्रामीण महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय सृजन और स्थानीय रोजगार के रूप में ये जो है महिलाओं का के लिए बेनिफिट देगा। अब यहाँ पर हमने एक इंफॉर्मेशन आपके लिए दी है कि बेनिफिट्स ऑफ काऊ यूरिन इन फार्मिंग। फार्मिंग में जो है इसका कैसे बेनिफिट है, जो गौमूत्र है, तो गौमूत्र को क्या किया जाएगा, इसमें चूंकि ये एंटी फंगल होता है, इसी के साथ में एंटी बैक्टीरियल भी होता है, इसी के साथ जो है रिपील्स पेस्ट करता है, बूस्ट रेसिस्टेंस करता है। ये गौमूत्र की विशेषताएं होती हैं। तो इस वजह से ये जो फार्मिंग में गौमूत्र का भी प्रयोग किया जाता है और उसमें अच्छे आउटपुट्स आते हैं। अब इसके साथ में ही एग्रीकल्चर में हम देखेंगे, एग्रीकल्चर में भी गौमूत्र का यूज़ है कि गौमूत्र में जड़ी बूटियाँ आदि मिलाकर के प्राकृतिक जो नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल फार्मिंग वाले, उनको तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ इसका जो है कीटनाशक नियंत्रक के रूप में और फसल उत्पादन संबंधी जो है उत्पाद को प्रमोट करने में ये जो है अच्छे और सहयोगी साबित होंगे। साथ ही साथ समितियों के माध्यम से जो सहकारी समितियां स्थानीय स्तर पर किसानों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था इसके माध्यम से हो सकेगी। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए दी है कि हाउ टू मेक काऊ यूरिन पेस्ट स्प्रे इन 1 एकड़। यहाँ पर एग्रीकल्चर के रूप में है कि भाई काऊ यूरिन का हम स्प्रे करेंगे अगर 1 एकड़ में, तो उसको हमको कैसे बनाना है, ये यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं। वो हालांकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि स्टार्ट विद इन 10 लीटर्स फॉर फ्रेश काऊ यूरिन। ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर देख लेना है। फिर और मतलब सामान्य इन्फॉर्मेशन है, आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल वे में कौन इसको ऑपरेट करेगा, कौन संस्थाएं जुड़ी हैं। तो संस्थागत पक्ष के रूप में देखेंगे जो एफपीओज हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट का संचालन कर रहा है। मैंने अभी बताया था बुलंदशहर में जो एक एफपीओ है वहाँ पर उसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसी के साथ जो एक गो सेवा आयोग है, आपको मालूम होगा गो सेवा आयोग मुझे लग रहा है 1999 का है। यूपी में जो गो सेवा आयोग बना है वो 1999 का है। एक बार वैसे देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद है 1999 का है। ठीक है, तो
तो गौ सेवा आयोग जो है इसका विस्तार और प्रशिक्षण में भूमिका निभाएगा। भविष्य में गौमूत्र संग्रह केंद्रों का एक नेटवर्क डेवलप हो जाएगा, जैसा अभी बुलंदशहर के में कुछ जगहों पर हो रहा है, वैसे ही धीरे धीरे अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो फिर ये आगे भी बढ़ करके अन्य जिलों में भी हो जाएगा। पूरे राज्य स्तर पर इसका यूज़ करने की संभावना है। महत्व के रूप में, महत्व क्या है इसका कि एक तो वही अभी बताया था कि गौ संरक्षण में, संसाधन का आर्थिक उपयोग में, ग्रामीण रोजगार में, महिला आय सृजन में, जैविक कृषि में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। अब यहाँ पर और देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ जो हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब भी हम मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेंगे, तब हम ये एग्जाम्पल वहाँ पर पुट करेंगे और उसको अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके दिखाएंगे साहब देखो हमने वही डाटा लिया जिस पर यूपी गवर्नमेंट में काम कर रही है। जब गवर्नमेंट का डाटा आप अपने एग्जाम्पल्स में लेते हैं, स्पेसिफिक यूपी गवर्नमेंट का डाटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट डाटा आप अपने मेंस आंसर राइटिंग्स में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इसका आंसर इसको पुट कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सावधानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसमें बस ये है कि सावधानी के रूप में औषधि लाभों को वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य न मानने। उसका ये है आयुर्वेदिक मान्यता के रूप में ही, पारंपरिक और आयुर्वेदिक मान्यता के रूप में ही प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसी के साथ ही गोवंश से हमको क्या क्या मिलता है, जैसे दुग्ध और दुग्धजन्य पदार्थ मिलते हैं, साथ ही साथ गोमय मिलता है, अन्य उत्पादन होते हैं, औषधि होती है, गोमूत्र होता है। कुल मिलाकर के यह जो है एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न पूछे जाने की ये मान के चलो 90 to 95% संभावना है। अब देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है कि जो ग्लासगो में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उस रेफरेंस में, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों ने भी बहुत बेहतरीन किया है, तो उसको लेकर के कौन कौन से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी उन खिलाड़ियों को जिन्होंने वहाँ ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उनको पुरस्कार राशि के रूप में या इनाम के रूप में कुछ राशि भी अलॉट की है। तो पहले हम जान लेंगे कौन खिलाड़ी थे, किस खेल से संबंधित थे, उसमें क्या उनकी विशेषताएं हैं, तो और उनको कितनी राशि दी गई, तो इन सब पर इन विषयों पर चर्चा करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो है ये नेशनल डाटा है कि भाई कितने 39 जो मेडल्स मिले हैं इंडिया को, इसमें 13 सिल्वर हैं। सिल्वर कितने हैं 13, सॉरी गोल्ड, और 17 जो है यहाँ पर सिल्वर है और 9 जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज मिले हैं इंडिया को। ठीक है, अब किन में किसने मेडल मिले हैं ये भी पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है डिटेल। इसको आप देख लेंगे कि भाई वेट लिफ्टिंग में कितनी है, पैरा एथलेटिक्स में कितने हैं, एथलेटिक्स में कितने हैं, जूडो में कितने हैं, बॉक्सिंग में कितने हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग में कितने हैं। तो ये मेडल्स जो है सबसे ज़्यादा मेडल आप ध्यान रखेंगे किस में मिले हैं। बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मिले हैं और 10 मेडल्स भी मिले हैं, टोटल मेडल्स। और एथलेटिक्स में भी टोटल 10 मेडल्स तो मिले हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्ड नहीं मिला है। तो इस वजह से सबसे टॉप मोस्ट हमारा जो परफॉर्मेंस रही वो बॉक्सिंग की रही। किसकी रही? बॉक्सिंग की। तो ये कुल मिला करके यहाँ पर डाटा है, आप पूरा इसको देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर पहले जान लेते हैं इस आयोजन के बारे में। ये जो आयोजन हुआ कॉमनवेल्थ का, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। कब से कब के बीच हुआ? 23 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉमनवेल्थ हुआ। स्पर्धाओं की अगर हम बात करेंगे तो स्पर्धाएं लगभग 10 स्पर्धाएं थीं, जबकि 2022 में जब बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें 19 स्पर्धाएं थीं, यानी कुल मिलाकर के कुछ स्पर्धाओं को यहाँ पर एक साथ में मिला दिया गया, जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होती। जैसे अलग अलग होता है, एथलेटिक्स में ही कई होते हैं, उसमें अलग अलग, ये अलग है वो अलग है, तो अगर हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं हो तो उनको एक में मिला दिया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पदक विजेता प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि तथा अन्य सम्मान देने की घोषणा की है। तो अब यहाँ पर देखेंगे यूपी के प्रमुख खिलाड़ी, ये अब हमारे काम की बहुत चीज आती है उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, वो तो नेशनल डाटा के रेफरेंस में हमने देखा। यूपी के खिलाड़ियों की उपलब्धि के रूप में ये हैं अस्मिता डे।
अस्मिता डे के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली हैं। मैंने जो अपना ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पर, उसमें काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। तो वो बच्चे जो जुड़े हैं उनको मालूम होगा ये न्यूज़, जैसे ही जिस दिन इन्होंने ये पदक जीता था, अस्मिता के डे के बारे में मैंने पूरा डिटेल से एक न्यूज़ डाली थी ग्रुप पर अपने, जिसमें अस्मिता डे कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में ये एसआई की की पोस्ट पर हैं, त्रिपुरा की रहने वाली हैं, त्रिपुरा के कौन से गांव से रहने वाली हैं, कुल मिलाकर पूरा डिटेल हमने दिया। और इससे पहले इन्होंने किन किन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, ये सब पूरा डिटेल मैंने ग्रुप पर उस पर न्यूज़ में शेयर किया था आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे अस्मिता डे के बारे में, कौन कौन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं। एक अस्मिता डे जो कि जूडो में उन्होंने गोल्ड लिया है। भारत को सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखिए ये है कि भारत को जूडो में पहला गोल्ड दिलवाने वाली महिला हैं ये। जूडो में पहला गोल्ड, एक स्वर्णिम इतिहास बन गया है कि उन्होंने जूडो में पहला गोल्ड दिलवाया। अब उन्हें 1.5 करोड़ का अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा, और साथ ही साथ चूँकि अभी सब इंस्पेक्टर हैं, उनको साथ साथ में ही जो गज़टेड ऑफिसर का प्रमोशन भी दिया जाएगा। ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। दूसरे हैं गुलवीर सिंह जी। गुलवीर सिंह एथलेटिक्स में हैं, इन्होंने एथलेटिक्स में प्रदर्शन किया है। ये गुलवीर सिंह जी हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1000 मीटर पर जो है अगर रजत जीतता है तो उसको 75 लाख रुपए, 500 मीटर पर तो 50 लाख, कुल पुरस्कार राशि जो है 1.25 करोड़ की बात की गई है। इसके साथ में ही नीरू पाठक, आदित्य प्रताप यादव सहित प्रतिभागी इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इनको 5-5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। नीरू पाठक और आदित्य प्रताप यादव ने भी पार्टिसिपेट किया था, इसमें इनको 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। जबकि इन्होंने जूडो में स्मिता डे ने और गुलवीर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने पदक भी जीते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो हुए थे, उसमें यूपी का कनेक्शन क्या था, या यूपी के खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया था। यूपी के खिलाड़ियों ने उसमें 4 रजत जीते थे और 4 कांस्य जीते थे, कुल मिलाकर के 8 पदक जीते थे। और प्रमुख विजेता उसमें यूपी के कौन कौन से थे? प्रियंका गोस्वामी थे, ललित उपाध्याय थे, मेघना सिंह थी, दीप्ति शर्मा थी, अनु रानी, दिव्या काकरान, विजय यादव, वंदना कटारिया, ये उसमें शामिल थे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। अब एक हम अगली न्यूज़ के साथ में आपसे जुड़ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न न्यूज़ है आपकी चित्रकूट डिफेंस हब। आपको भी मालूम होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय गए थे चित्रकूट में कुछ समय पहले ही, मुझे लग रहा 3-4 दिन पहले, और उन्होंने वहाँ पर भेल की एक यूनिट का लोकार्पण किया। साथ ही साथ चूँकि वो इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बन रहा है, उसमें चित्रकूट में जो जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, वो बनाए जाएंगे, उनके एक यूनिट का किया है वहाँ पर उद्घाटन। तो उसी रेफरेंस में ये न्यूज़ चर्चा में रही है, इसको आप देख लेंगे। इसमें हमने आपको पूरा डिटेल दे दिया है कि चित्रकूट डिफेंस हब बनेगा तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर रोज़गार और क्षेत्रीय प्रभाव के संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ पर रोज़गार कितने होंगे, डायरेक्ट कितने होंगे, इनडायरेक्ट कितने होंगे। इसी के साथ में ही यहाँ पर परियोजनाओं से जुड़ी मुख्य जानकारी, कौन कौन सी परियोजनाएं होंगी। यहाँ पर भेल ने इन्वेस्ट किया है, भेल यहाँ पर कंपनी अपना वो लगा रही यूनिट। इसी के साथ जो कितना इन्वेस्ट किया भेल ने, ये सब पूरा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी, उसमें QRSAM बनेगा, कुशा जो है एयर डिफेंस सिस्टम होगा, और नेक्स्ट जनरेशन रडार सिस्टम यहाँ पर बनेगा। MRO फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर इसका भी प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये आपके चित्रकूट से जुड़े कुछ चीज़ें थी। अब हम उस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। चित्रकूट डिफेंस हब में जैसा कि हम जानते हैं कि स्थान के रूप में चित्रकूट में होगा,
और यहाँ पर यूपी DIC, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका एक तरीके से प्रमुख एजेंसी के रूप में करेगा। ये चित्रकूट उसका एक नोड है, उसके जो है मेरा सिक्स नोड्स हैं उसमें चित्रकूट उसका एक नोड है। यहाँ पर भेल कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, जो लगभग अगर प्रारंभिक प्रस्तावित निवेश है उसका है 562 करोड़ रुपए करेगी, और फ्यूचर में इसको और बढ़ा करके वो 600 इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इसकी स्वीकृति जो है मिल गई है। इसमें भूमि जो है यहाँ पर वही भेल को पहले से ही अलॉट करा दी गई थी। ये कुल मिलाकर के जो अभी प्रोग्राम हुआ उसके संबंध में डाटा था। ये यूपीसीडा ने यहाँ पर जो है अपना डाटा दिया है। इसमें जो है यहाँ पर जो आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, उस कॉरिडोर में आपके जो है यहाँ पर देख रहे हैं आपके 7 नोड्स होंगे। एक नोड्स यहाँ पर आगरा होगा, दूसरा नोड ये आगरा होगा, अलीगढ़ होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका एक नोड झांसी में बनेगा, ये चित्रकूट हो गया, ये कानपुर हो गया और ये लखनऊ हो गया। ये इसके नोड बनेंगे। बात समझ में आ गई? ये 6 नोड्स होंगे। अभी जो आज जो उद्घाटन हुआ वो चित्रकूट नोड का ही अभी परसों नरसों जो उद्घाटन हुआ, उसके साथ साथ में अलीगढ़ में भी जो है काम चल चुका है। लखनऊ में आप जान रहे हैं जैसे कि ब्रह्मोस और जो है ब्रह्मोस है, और शायद एक और कोई जो है वहाँ पर यूनिट काम करने लगी। ब्रह्मोस से इवन मिसाइल का प्रोडक्शन भी हो चुका है। उसका शायद 290 मिसाइल पर ईयर प्रोड्यूस करने का एक टारगेट है, शायद इसका डाटा आप देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो है चित्रकूट नोड है की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर अभी हमने ऊपर चर्चा की कि इसमें कौन कौन सी जो है रक्षा तकनीक यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी यूनिट, इसी यूनिट में। चित्रकूट यूनिट में आपका हो सकता है प्रश्न यहाँ से पूछ ले कि साहब चित्रकूट यूनिट में कौन कौन किस पर फोकस है मेनली, तो वहाँ पर QRSM सिस्टम जो है वहाँ पर बनेगा। साथ ही साथ कुशा एयर डिफेंस सिस्टम अभी मैंने बताया बनेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन रडार सिस्टम वहाँ पर बनेगा, और MRO सिस्टम बनेगा, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग फैसिलिटी यहाँ पर बन रहेगी चित्रकूट सिस्टम पर। अगर कोई मिसाइल का जो है या कोई भी यूनिट है उसका कोई प्रोडक्ट है, उसका मेंटेनेंस करना हो, रिपेयर करना है, ओवरहॉलिंग होगी करनी होगी, तो फिर वहाँ पर ये चित्रकूट सिस्टम में जो चित्रकूट यूनिट होगी, नोड होगा, वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ पर वही चीज़ें हैं हमने आपको जो है यहाँ पर दिखा दी। अब रोजगार देखा जाए, जब अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं, क्षेत्रीय प्रभाव रोजगार के संदर्भ में यहाँ 300 से अधिक प्रत्यक्ष कुशल रोजगार होंगे। अप्रत्यक्ष रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भेल है, भेल का जो है एक तरीके से एंकर प्रोजेक्ट बनाने में जो है रक्षा MSME और एंसिलरी यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड में भी ऐसा ही प्रस्तावित क्षेत्र, बुंदेलखंड में यह जैसे झांसी में है वैसे चित्रकूट में, तो एक तरीके से बुंदेलखंड में 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। औद्योगिकीकरण होगा बुंदेलखंड क्षेत्र का, तकनीकी कौशल और निवेश को गति मिलेगी। एक तो यहाँ पर बुंदेलखंड में अपने चित्रकूट में, और दूसरा है झांसी में। बुंदेलखंड में इसके माध्यम से ग्रोथ की एक नई इबारत लिखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है हमारा टोटल जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे अपने यूपी के लिए करंट अफेयर्स के रूप में, वो हमने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। आप इनसे जुड़ा अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, वही, और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उससे आप वहाँ से ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो कमेंट बॉक्स में भी आपको फिर प्रोवाइड उन बच्चों को PDF इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ जो पुराने बच्चे हैं वो अगर उनकी चीज़ें ठीक लग रही हैं कि भाई हमारे काम की चीज़ें हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करके उनको भी इसका लाभ दिला सकते हैं। खैर, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।